अभी बच्चों हम जेनेटिक्स में जो टर्मिनोलॉजी समझ रहे थे, उन्हीं टर्मिनोलॉजी में अगली टर्म हम लेते हैं होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस। ये क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे होमोजाइगस, जिसको प्योर या ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी कहते हैं। इसी से मिलती जुलती एक टर्म और आती है हेटेरोजाइगस, जिसको हम इम्प्योर के नाम से जानते हैं। तो ये प्योर, ये इम्प्योर है। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर अलील्स ऑफ अ जीन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जीन के पास दोनों सेम अलील हो तो उसको होमोजाइगस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, सेम अलील है टी टी, या दोनों पे स्मॉल टी हो, दोनों ही क्रोमोसोम पे स्मॉल टी हो, तो सेम अलील का मिलना ये होमोजाइगस कहलाता है। उसी को हम प्योर भी कहते हैं, इसी को हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी कहते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ ये क्रोमोसोम बनाया। अच्छा, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम सेम है, ये क्रोमोसोम 1 है, ये भी 1 है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन है, इस जीन का यहाँ कैपिटल टी एलील है और यहाँ भी कैपिटल टी एलील है। तो बताओ दोनों एलील कैसे हैं? वेरी गुड, सेम। और दोनों एलील अगर सेम है तो कंडीशन का नाम होमोजाइगस। और सेम है, एक जैसे हैं, तो इनको प्योर भी कह सकते हैं या इनको ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी कह सकते हैं। एक बात मुझे बताओ, यहाँ हमें क्रोमोसोम 1 बनाया, 1 बनाया, 2 बार ही बनाया। अच्छा, तीसरी बार 1 क्यों नहीं बनाते? हाँ, क्योंकि तीसरी बार बनाओगे तो ट्रिप्लोइड हो जाएगा, वो तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। हम क्या समझ रहे हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड मतलब एक जैसे 2 क्रोमोसोम होने चाहिए। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सेम अलील मिले तो उसको हम कह देते हैं होमोजाइगस। और ये मान के चलना है, जेनेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो डिप्लॉयड मान के ही चलेंगे। बिल्कुल, ये आप ध्यान रखो, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को मान के हमें ये जेनेटिक्स समझनी होती है। इसी तरह से अगला लेते हैं हेटेरोजाइगस, इम्प्योर। हेटेरोजाइगस का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ 2 डिसिमिलर अलील ऑफ अ जीन, मतलब दोनों अलील अलग अलग हो जाए। यहां पर कैसे थे? सिमिलर अलील, और यहां कैसे बच्चों? डिसिमिलर। अलग अलग अलील मिल जाए तो उसको कहा जाता है हेटेरोजाइगस, जिसको हम इम्प्योर भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक अलील हो जाए कैपिटल टी, एक हो जाए स्मॉल टी, यानी इनको क्रोमोसोम पे बना के देखें। इस क्रोमोसोम पर कैपिटल टी अलील है, इस पर स्मॉल टी अलील है। सेल तो एक ही है, एक ही सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन अलील अलग अलग आ गए। तो जीन के अलग अलग अलील का मिलना, इसे हम हेटेरोजाइगस या इम्प्योर कहेंगे। अच्छा, मैं आपसे ऐसे पूछूंगा आगे, मैंने यहां लिखा कैपिटल आर और यहां लिखा कैपिटल आर। बताओ बच्चों, कैपिटल आर प्योर इम्प्योर? वेरी गुड, प्योर। मैंने कहा कैपिटल एच स्मॉल एच, बोलो बच्चों प्योर इम्प्योर? इम्प्योर, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं? हेटेरोजाइगस। इसी तरह से मैंने यहां लिखा कैपिटल ई स्मॉल ई, बताओ बच्चों इम्प्योर। यहां पर इसी तरह से मैंने लिखा स्मॉल जी, बताओ बच्चों, हाँ ये हो जाएगा प्योर। प्योर मतलब होमोजाइगस है ना, होमोजाइगस कहें या प्योर कहें। तो ऐसे हम लोग आगे कई बार लिखा करेंगे। मैं कहूं ये जीनोटाइप है तो आना चाहिए कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। सेम वाले हैं तो होमोजाइगस, अलग अलग आ जाए तो हेटेरोजाइगस है। क्लियर? अगली डेफिनेशन लेते हैं और वो है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हुए भी एक ही अलील मिले। डिप्लॉयड में से 2 अलील होने चाहिए क्योंकि 2 क्रोमोसोम है। डिप्लॉयड होते हुए भी एक अलील का मिलना, उसे हम हेमीजाइगस कहते हैं। तो हेमीजाइगस की डेफिनेशन क्या होती है? इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील ऑफ अ जीन, एक जीन का केवल सिंगल अलील मिलना, वो कहलाता है हेमीजाइगस। मतलब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है लेकिन एलील एक ही मिले। अब ये कैसे होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। आपको समझाने के लिए यहां पर ये फीमेल के क्रोमोसोम और यहां मैं मेल के क्रोमोसोम ड्रॉ करता हूं। अच्छा, ये सिंबल ध्यान रखना, ये इस तरह से सिंबल बना दिया है तो ये किसको इंडिकेट करेगा? फीमेल को। इसके यहां पे जब क्रोमोसोम बनाए तो ये क्रोमोसोम 1 इसी तरह से ये क्रोमोसोम 2 चलते गए ये 22। वही हमने सीखा भी है कि 1 से 22 ऑटोसोम होते हैं। बचे हुए 2 क्रोमोसोम यहां XX सेक्स क्रोमोसोम है। ये किसके क्रोमोसोम है? फीमेल के। ये तो है ऑटोसोम और ये है सेक्स क्रोमोसोम, जानते हो सभी। ये बच्चों सिंबल जो होता है मेल का है, और मेल में भी ऑटोसोम तो सेम इसी तरह से होंगे। ऑटोसोम तो आप देखोगे यहां पर ये 22 तक, जैसे ऑटोसोम यहां है सेम यहां है, लेकिन यहां पर सेक्स क्रोमोसोम एक X होगा और एक Y होगा, जानते हो सभी। तो ये X है और ये Y है। अब यहां पे देखो, यहां बच्चों क्रोमोसोम 1 है, मतलब एक जैसे 2 क्रोमोसोम है तो वही डिप्लॉयड है। अब इन डिप्लॉयड पर यहां पर एलील कैपिटल टी क्या हो सकता है? यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां पर जैसे R स्मॉल r हो सकता है। अब इन X पे यहां पर कैपिटल ई, यहां स्मॉल ई, बिल्कुल हो सकता है।
हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर समझाने के लिए लिया कि मान लीजिए मैंने स्मॉल m लिया तो यहाँ पे भी स्मॉल m हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये हर जीन के दो दो एलील चल रहे हैं, ऐसे दो, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, हर जगह 2 बार चलते जा रहे हैं। अच्छा, ये एक्स से एक्स सेम है तो 2 बार लिख सकते हैं। अब ये कंडीशन तो थी फीमेल में, मेल में चेक करते हैं। मेल में यहाँ पे लिखा तो ये टी स्मॉल टी, यहाँ लिखा तो ये आर स्मॉल आर, मतलब हर जीन के से 2 एलील है। अच्छा, यहाँ कंडीशन को बताना, टी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, कंडीशन का नाम होमोजाइगस, जानते हो? बताओ इस कंडीशन का नाम बोलो। हेट्रोजाइगस, बताओ बच्चों, यहाँ पर हेट्रोजाइगस। अच्छा, ये वाला होमोजाइगस। तो फीमेल में कहीं पर होमोजाइगस मिला, कहीं हेट्रोजाइगस मिला, तो यहाँ पे होमो और हेट्रो इस तरह से यहाँ पे मिलते जाते। अब यहाँ मेल में देखो, यहाँ पर टी स्मॉल टी है, मतलब ये एक तरह का वही हेट्रोजाइगस है, ये यहाँ पे आर आर है, मतलब होमोजाइगस है। चलते गए चलते गए, अब यहाँ ई है। अब बच्चों यहाँ पर एक ही एक्स है, दूसरा एक्स है ही नहीं, और जब दूसरा एक्स ही नहीं है तो इस ई को बिठाने की जगह नहीं है। दूसरा एक्स नहीं है तो ई को बिठाने की जगह नहीं है, तो यहां पर ई केवल एक ही रहेगा। अच्छा, यहां पर ई 2 क्यों थे? क्योंकि 2 एक्स थे, लेकिन यहां एक्स ही नहीं है तो ई कहां बिठाएं, क्योंकि एक ही एक्स है। अच्छा, इसी तरह से वाई पे मान लो एच लिखा है तो यहां पर केवल एच अकेला होगा। अब मेल भी होता तो डिप्लॉयड है, हर जगह से 2 एलील चलते जा रहे हैं, लेकिन यहां पर 2 नहीं, एक ही दिखा है। डिप्लॉयड होते हुए भी एक एलील का मिलना, ऐसी कंडीशन को हेमीजाइगस कहा जाता है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? हेमीजाइगस। यहां पर आकर ये हेमीजाइगस है। अच्छा, यहां पर ये था हेट्रोजाइगस, ये था होमोजाइगस, लेकिन इन सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ये हेमीजाइगस है, और ये कंडीशन आपको मेल में देखने को मिल रही है। ये कंडीशन कहां देखने को मिली? मेल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट, हेमीजाइगस क्या होता है? डिप्लॉयड होते हुए भी जीन का केवल एक एलील मिलना, यही मिला, केवल एक एलील का मिलना, इसे हेमीजाइगस कहा जाता है। और ये हेमीजाइगस कंडीशन ध्यान से देख के बताना, मेल में दिखाई दे रही है या फीमेल में? हाँ, फीमेल में हेमीजाइगस नहीं होता, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स होते हैं, तो मेल के अंदर ऐसी हेमीजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो हेमीजाइगस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जीन प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल के एक्स और वाई क्रोमोसोम पे जो जीन लगी है, ये हेमीजाइगस होती है। अरे बात समझ में? तो मेल में तीनों कंडीशन होगी। यहां पर आप देखोगे हेट्रोजाइगस मिल रहा है, यहां होमोजाइगस मिल रहा है, और यहां हेमीजाइगस मिल रहा है। तो मेल में होमो, हेट्रो, हेमी 3 कंडीशन चलती है, लेकिन फीमेल में या तो होमो मिलेगा या हेट्रो मिलेगा, हेमीजाइगस यहां नहीं मिलता। तो क्वेश्चन आता है, हेमीजाइगस कंडीशन मेल में होती या फीमेल में? क्या आंसर दोगे? हाँ, वेरी गुड। हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस कंडीशन का मिलना, हेमीजाइगस का मिलना, ये केवल और केवल फीमेल, ये केवल और केवल मेल का फीचर होता है। हेमीजाइगस का मिलना केवल और केवल मेल का फीचर होता है, क्योंकि यहां पर एक्स और वाई अलग अलग क्रोमोसोम आ गए। अरे बात समझ में? तो हेमीजाइगस क्या होता है, ये टर्म भी आप ध्यान रखिए। क्लियर? तो 3 टर्म है, सेम अलील हो होमोजाइगस, अलग अलग हो हेट्रोजाइगस, एक ही अलील हो तो हेमीजाइगस। क्लियर हुआ बच्चों इतना? तो ये बात भी आप ध्यान रखिए, ये भी आप नोट करके रखें, चाहे तो डायग्राम बना के भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना सबको? अगली डेफिनेशन लेते हैं, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील क्या होता है, रिसेसिव अलील क्या होता है, उसको समझा जाए। डोमिनेंट अलील मतलब अलील दैट कैन एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। ऐसा अलील जो होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस कर सकता है, होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है, हेट्रो में भी एक्सप्रेस होता है, तो ऐसे अलील को कहा जाता है डोमिनेंट अलील। जैसे एग्जांपल की बात करें, कैपिटल टी अलील, कैपिटल टी अलील। अच्छा, रिसेसिव अलील किसको कहते हैं? अलील दैट कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, दिस अलील इज कॉल्ड एज रिसेसिव अलील। फॉर एग्जांपल स्मॉल टी अलील। इस चीज को हम यहां पे समझने की कोशिश करें, डायग्राम बना के इसको समझे कि ये कहना क्या चाहता है। बहुत ध्यान से पहले इन बात को आप समझना। यहां बच्चों मैंने एक जीनोटाइप लिखा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा, कैपिटल टी का काम तो होता है टोल लाना, कैपिटल टी का काम टोल लाना, सभी जानते हो। स्मॉल टी का काम ड्वार्फ लाना। यहां टी टी है तो कंडीशन है होमोजाइगस, यहां टी स्मॉल टी है मतलब ये हेट्रोजाइगस। अच्छा, ये बोलो क्या होगा, बोलो? हाँ, होमोजाइगस, तो ये होमोजाइगस हो गया। तो ये होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। अब यहां ध्यान से आप देखना, यहां पर टी है, यहां पर आप देख रहे हैं, तो यहां बच्चों टी है और यहां टी है,
दोनों जगह पे ऐसे टी है। अच्छा, कैपिटल टी है तो ये प्लांट टॉल बनेगा या ड्वार्फ? वेरी गुड, ये प्लांट यहां बन गया टॉल, मतलब इस टी की वजह से यहां टॉल बना, कैपिटल टी है। अब यहां पे देखो कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, दोनों है, लेकिन फिर भी ये प्लांट जब चेक किया गया तो टॉल बना। टॉल क्यों बना? क्योंकि इस कैपिटल टी की चली होगी तभी तो टॉल बना होगा। कैपिटल टी की चली तभी क्या बन गया? ये टॉल। अच्छा, स्मॉल टी में बना ड्वार्फ, स्मॉल टी का काम था ड्वार्फ बनाना। अब यहां देखो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस है, इसमें कैपिटल टी की चली। अच्छा, यहां तो कैपिटल टी की चली रही थी, यहां भी चल रही थी, तो आप देखोगे ये कैपिटल टी अलील होमोजाइगस में भी काम कर रहा है और हेट्रो में भी काम करके टॉल ही ला रहा है। मतलब कैपिटल टी अलील होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रहा है और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रहा है। कैपिटल टी होमोजाइगस में भी काम कर रहा है और हेट्रो में भी चली तो इसकी, क्योंकि बना तो टॉल है। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल टी अलील होता है, ये कैपिटल टी अलील, ये हम कह सकते हैं डोमिनेंट अलील होगा। और यहां पर अब ये जो ट्रेट है टॉल वाला, ये ट्रेट कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेट। अच्छा, और ये जो ड्वार्फ है ये कहलाएगा रिसेसिव ट्रेट। तो टॉल ड्वार्फ ये तो हो गया डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, और ये जो कैपिटल टी अलील है ये कहलाएगा डोमिनेंट अलील, और ये जो स्मॉल टी होगा रिसेसिव अलील। तो डोमिनेंट रिसेसिव कैसे पहचानते हैं, बहुत ध्यान सीखिएगा। जो होमो और हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस हो वो होता है डोमिनेंट अलील। जो केवल होमोजाइगस में काम कर रहा है, अरे ड्वार्फ केवल होमोजाइगस में आया, स्मॉल टी ने केवल होमोजाइगस में काम किया, तो वो कहलाता है रिसेसिव अलील। अब यहां ध्यान दें, ये तो हो गए अलील और ये होते हैं ट्रेट। अच्छा, डोमिनेंट ट्रेट उसको कहेंगे जो होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है, और रिसेसिव ट्रेट उसको कहेंगे जो केवल होमो में बन रहा है, वो रिसेसिव ट्रेट होते हैं। तो ये टॉल ड्वार्फ तो क्या बन गए? ट्रेट, और ये टी स्मॉल टी क्या बन गए? अलील। बात समझ में? क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा अलील जो ओनली होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा, नाम बताओ। वेरी गुड, रिसेसिव अलील। ऐसा अलील जो होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस होता है, नाम बताइए। यस, उसको हम कह देंगे डोमिनेंट अलील, दोनों में एक्सप्रेस होता है। अच्छा, सबसे बेस्ट कंडीशन है डोमिनेंट रिसेसिव को चेक करने के, हेट्रोजाइगस में चेक करो। जो हेट्रोजाइगस में शो हो जाता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं होता वो रिसेसिव। चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका हेट्रो में चेक करो, ज्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं यहां पे। अच्छा, ये नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग बताना कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, बता दोगे? मैंने यहां पर समझाने के लिए ले लिया कि ये बच्चों कैपिटल आर है, इसकी वजह से यहां पर रेड कलर के फ्लावर आते, और ये समझाने के लिए लिया आर डैश, और इसकी वजह से यहां पर येलो कलर के फ्लावर आते हैं। आर का काम है रेड बनाना, आर डैश का काम है येलो बनाना। अब बताओ आर और आर डैश में से कौन सा डोमिनेंट अलील है? बताओ, नहीं कह सकते। अब क्या करो, यहां पर मैंने एक कंडीशन आपको दी, आर आर लिखा, आर आर डैश लिखा, और आर डैश लिखा। क्लियर? यहां पे कलर चेक किया, यहां कलर चेक करते हैं। यहां पे बच्चों कलर मिला रेड, यहां पर कलर मिला येलो, यहां रेड मिला, यहां मिला येलो। अब बताओ डोमिनेंट कौन है? अभी भी नहीं कह सकते क्योंकि तो होमोजाइगस है। कहां चेक करेंगे? हेट्रो में। इस हेट्रो में चेक किया गया और यहां पर कलर आ गया येलो, यहां कलर आ गया येलो। अब मेरा क्वेश्चन ढंग से आंसर देना, आर और आर डैश में कौन डोमिनेंट अलील है? यस, आर डैश की चली तभी तो येलो बना, तो इसका मतलब हेट्रो में इसकी चली है, तो ये जो अलील बन गया, इस अलील को हम नाम दे देंगे डोमिनेंट अलील। ये अलील क्या बन गया बच्चों? डोमिनेंट अलील। तो इसको हम डोमिनेंट अलील कह देंगे। और ये जो येलो कलर है, इस येलो कलर को हम नाम दे देंगे डोमिनेंट, बोलो बच्चों क्या देना चाहिए? ट्रेट। तो हम कह देंगे येलो डोमिनेंट ट्रेट है, और आर डैश जो है ये डोमिनेंट एलील है। और ये आपको कहां पता चला बच्चों? हेट्रोजाइगस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी डोमिनेंट रिसेसिव को चेक करना हो, सबसे बेस्ट तरीका है हेट्रो में चेक करो। वैसे लिखने का तरीका गलत है, अगर ये रिसेसिव है तो स्मॉल से लिखना चाहिए था, लेकिन अगर मैं स्मॉल लिख देता तो आप पहले ही सब समझ जाते। हाँ, इसलिए मैंने कुछ समझदारी दिखा दी। बात समझ में? आगे आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाए कि कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव, पता करने का बेस्ट तरीका है हेट्रो में चेक करना। इतनी सारी समझाने का मेन उद्देश्य ही था। जो बात यहां समझाई गई, क्लियर हुई बच्चों? अच्छे से क्लियर? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, और इसी से मिलती जुलती टर्म आती है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप इनको समझा जाए।
अच्छा, फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा वो कहलाता है फिनोटाइप। जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब बाहर से दिखाई देगा, जैसे टॉल है, ड्वार्फ है, कोई प्लांट बड़ा है, कोई छोटा है, अरे बाहर से नजर आता है, और जो बाहर से नजर आ जाए वो फिनोटाइप है। और उसको उसकी बॉडी के अंदर जो जीन बैठी है, जो जीन का टाइप होता है वो कहलाता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी जीन का टाइप है, जीन का टाइप वही कहलाता है जीनोटाइप। जीन का टाइप जीनोटाइप। तो ध्यान रखना, ये जीनोटाइप हो सकते हैं जैसे टीटी, टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जो हम टीटी लिखते हैं ये होते हैं जीनोटाइप, और ये टॉल ड्वार्फ लिखते हैं ये फिनोटाइप होते हैं। ऐसे समझो आप, ये बच्चों प्लांट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, एक प्लांट बड़ा बनाया, एक छोटा बनाया। अच्छा, ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब ये प्लांट टॉल ड्वार्फ टॉल। क्या ये आपको बाहर से नजर आ रहा है? अरे अंदर प्लांट से जाके थोड़ी पूछना पड़ेगा, बाहर से नजर आ रहा है, एक्सटर्नल अपीयर हो रहा है कि ये टॉल है। अच्छा, ये दिख रहा है ड्वार्फ है, तो ये जो टॉल ड्वार्फ है हमें बाहर से दिखते हैं, तो जो बाहर से अपीयर हो रहे हैं इन्हीं को कह देंगे फिनोटाइप। ये क्या बन गए? फिनोटाइप। अब मुझे बताओ, अगर ये प्लांट टॉल बना है तो इस प्लांट की सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। ये अपने आप तो टॉल नहीं हुआ, इसकी सेल में कुछ ना कुछ जीन तो बैठी होगी, क्रोमोसोम पे जीन तो लगी होगी। मान लीजिए वो जीन यहां टीटी थी या टी स्मॉल टी थी, कुछ भी हो सकती है, तो इसके अंदर ऐसी जीन बैठी होगी। अगर ये ड्वार्फ ही रह गया तो इसके अंदर जीन यहां स्मॉल टी रही होगी, मतलब इसकी सेल के अंदर यहां इस तरह की कोई जीन रही होगी। तो इनके अंदर ये जो जीन बैठी है, ये जो जीन बैठी है, इसी जीन का टाइप कहलाता है जीनोटाइप। और ये जीनोटाइप नजर नहीं आता। ऐसा नहीं कि अपनी बॉडी के ऊपर छपा जाता होगा कि मेरे अंदर ये जीन है, कोई जीन नजर नहीं आती है। हाँ, फिनोटाइप तो दिख रहा है, अपीयरेंस तो दिख रहा है, फिनोटाइप दिख रहा है, लेकिन जीन का टाइप नजर नहीं आता, जिसको हम कहते हैं जीनोटाइप, जो कि क्रोमोसोम पे बैठे होते हैं। अरे बात समझ में? तो फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है सिंपली समझे, जो अपीयर होता है वो फिनोटाइप, जो जीन बैठी है वो जीनोटाइप। आगे बच्चों मैं आपसे कई बार ये पूछूंगा कि यहां फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। जेनेटिक्स में ये काम, मतलब ये चीजें हर क्रॉस के बाद निकाली जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा यहां रेड वर्सेस येलो का रेशियो 3:1 आया। रेड वर्सेस येलो का रेशियो 3:1 आया, मतलब रेड कलर के फ्लावर है, येलो कलर के फ्लावर है, 3:1 रेशियो आया। ये फिनोटाइप है या जीनोटाइप? अरे रेड कलर जो होगा तो बाहर से नजर आ रहा होगा, फ्लावर कलर जो भी होगा बाहर से दिखेगा, मतलब ये एक तरह का फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। ये फिनोटाइपिक रेशियो, शॉर्ट में हम इसको पीआर लिख दिया करेंगे। अच्छा, मैंने कहा आर स्मॉल आर का रेशियो 1:1 आया, समझाने के लिए 1:1 आया। तो ये कोई नजर तो आते नहीं है, वही जीन तो नजर नहीं आ रही है, और ये आर स्मॉल आर करके जो लिखा जाएगा ये कहलाएगा इसका जीआर, मतलब जीनोटाइपिक रेशियो। तो आगे हम हर क्रॉस में ऐसे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकाल करेंगे। तो ये जो रेशियो निकालेंगे, पहले ये तो बताओ कि कौन फिनोटाइप कौन जीनोटाइप। तो ऐसे रेड है, येलो है, ग्रीन है, या जो भी इस तरह से टॉल है, ड्वार्फ है, ये सब फिनोटाइप है, और इस तरह से लिखा जाए मतलब वो जीनोटाइप होता है। बात समझ में? तो जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। इसी में एक नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन नोट करो। व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट जीनोटाइप प्लेस अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट जीनोटाइप डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्लेस रखा गया, प्रोड्यूस सिमिलर फिनोटाइप। क्या कर रहे हैं? सिमिलर फिनोटाइप, देन दे आर कॉल्ड फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। डिफरेंट जीनोटाइप, डिफरेंट इन्वायरमेंट, लेकिन फिनोटाइप का सेम हो जाना, उसी को फिनोकॉपी कहते हैं। नाम से शब्दों को समझो, फिनोकॉपी। बताओ किसकी कॉपी हो जाना? यस, फिनोटाइप की कॉपी हो जाना, इसी को कहा जाता है फिनोकॉपी। फिनोटाइप की कॉपी मिल जाना, इसी को हम फिनोकॉपी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब यहां पर इस चीज को हम एग्जाम्पल समझे। आपको समझाने के लिए प्लांट बनाया जिसमें कैपिटल टी जीनोटाइप है, ये आना चाहिए। जीन का टाइप जीनोटाइप, इसमें टी जीनोटाइप है। अच्छा, ये प्लांट यहां पर क्या बन जाएगा? टोल। ये बच्चों स्मॉल टी है, तो ये बन जाएगा ड्वार्फ। अब बताओ, यहां टी यहां स्मॉल टी, ये जीनोटाइप सेम डिफरेंट है, और ये फिनोटाइप टोल ड्वार्फ है, ये भी तो डिफरेंट है। मतलब
जीनोटाइप डिफरेंट है, ये फिनोटाइप है, ये भी डिफरेंट है। दोनों के जीनोटाइप डिफरेंट है, फिनोटाइप भी डिफरेंट है। क्लियर? इतना आप सभी जान गए होंगे। अब बच्चों ये जो प्लांट है स्मॉल टी वाला, अब इसके ऊपर एक हार्मोन डाला गया और वो हार्मोन था जिब्रेलिक। जिब्रेलिक एसिड जानते हो? हाँ, जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ हार्मोन होता है जो प्लांट की हाइट को बढ़ाता है। इसके ऊपर डालना है, बस इसको ऐसा रखो। मतलब जो ड्वार्फ था इसको ऊपर जिब्रेलिक एसिड डाला, और जिब्रेलिक एसिड डाला मतलब इसका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, इसके ऊपर डिफरेंट इन्वायरमेंट लगाया। और जैसे इसके ऊपर इन्वायरमेंट चेंज किया, जैसे ही उसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड डाला, अब ये प्लांट यहां पे ड्वार्फ से ये बन जाता है टॉल। मतलब ये यहां टॉल बन गया, और ये टॉल बन गया। बताओ यहां यदि रहेगा तो स्मॉल टी, जिब्रेलिक एसिड आया जिससे बड़ा होकर टॉल हो गया। अब बताओ यहां दोनों का फिनोटाइप कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? सेम। तो यहां फिनोटाइप सिमिलर हो गए। क्या किया? इन्वायरमेंट को बदला, और इन्वायरमेंट बदलते ही इन दोनों के फिनोटाइप कॉपी हो गए, सेम टाइप के आ गए। और फिनोटाइप का कॉपी होना, इसी को फिनोकॉपी कहते हैं। तो फिनोकॉपी क्या हुआ, ढंग समझना। डिफरेंट जीनोटाइप डिफरेंट इन्वायरमेंट में सिमिलर फिनोटाइप प्रोड्यूस करे, उसी को फिनोकॉपी कहते हैं। जीनोटाइप डिफरेंट, इन्वायरमेंट डिफरेंट, फिनोटाइप का सेम हो जाना फिनोकॉपी। इन्वायरमेंट बदलने से दोनों के फिनोटाइप कॉपी हो गए, इसलिए फिनोकॉपी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन फिनोकॉपी में इन्वायरमेंट का चेंज होना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट का चेंज होना, एक एग्जांपल लेकर और समझाता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ये बच्चों कैपिटल टी लिखा, यहां प्लांट टॉल आया, टी स्मॉल टी लिया, और ये प्लांट भी यहां पर टॉल आया। बताओ दोनों के फिनोटाइप कैसे आ रहे? सेम। तो क्या ये फिनोकॉपी हो गए? इनको फिनोकॉपी नहीं कहेंगे, क्योंकि तो सेम इन्वायरमेंट में ही टॉल होते। यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है, इन्वायरमेंट का डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। इनको फिनोकॉपी नहीं कहना। इन्वायरमेंट चेंज होने पर फिनोटाइप का बदल जाना, वो फिनोकॉपी कहलाता है। यानी इन्वायरमेंट भी फिनोटाइप को लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और हमने सीखा भी है, जीन होना सब कुछ नहीं है, एक तरह से सुटेबल कंडीशन इन्वायरमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट मिलकर फिनोटाइप लाते हैं। तो जीनोटाइप के साथ साथ इन्वायरमेंट होगा, तब जाके फिनोटाइप आता है। तो जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट मिलकर क्या लाने का काम करते हैं? फिनोटाइप का लाने का काम करते हैं। तो फिनोकॉपी क्या होता है, ये टर्म भी आप ध्यान रखें। तो इस टर्म को भी आप नोट करके रखिएगा। क्लियर सबको अच्छे से? अगली टर्म हम लेते हैं। ये बच्चों एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर आप जानते हैं कि ऐसे मेल गैमिट होते हैं, फीमेल गैमिट होते हैं। ये एंथर वाला पार्ट होता है, ये ओव्यूल वाला पार्ट होता है, जानते सभी आप लोग। ये बच्चों यहाँ पर इस तरह से ये एंथर है, और ये यहाँ पर ऐसे ओव्यूल है। ये एंथर, ये ओव्यूल है। अच्छा, इसी प्लांट के फ्लावर में एंथर मतलब मेल गैमिट भी है, फीमेल गैमिट भी है। मेल फीमेल दोनों है, मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। क्लियर? अब ये एक प्लांट का है। अब मान लीजिए इसी स्पीशीज का जो दूसरा प्लांट था, उसके अंदर भी ये एंथर है, ये ओव्यूल है। ये एंथर, ये ओव्यूल है। ये दूसरा प्लांट है। अच्छा, इनके जीनोटाइप यहां लिख लेता हूं, समझाने के लिए लिया कि इसका जीनोटाइप यहां ले लेता हूं कैपिटल टी, और इसका ले लेता हूं समझाने के लिए स्मॉल टी। हो सकता है अरे प्लांट अलग अलग है, जीनोटाइप अलग हो सकते हैं। हाँ, अब यहां पर कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी। अब हुआ क्या, यहां पे बच्चों हुआ ये कि इसका जो पोलन ग्रेन यहां निकले, एंथर के अंदर ऐसे पोलन ग्रेन बने होंगे। इसके पोलन ग्रेन ने इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज किया। मतलब ये पोलन ग्रेन यहां बैठे, और यहां बैठने के बाद ये अंदर जाकर इसी को ही ऐसे फर्टिलाइज कर देते, इसके ओव्यूल को फर्टिलाइज करते। तो बताओ, इसी के एंथर ने इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फिंग या सेल पोलिनेशन। सेल पोलिनेशन को हम यहां क्वेश्चन में बार बार सेल्फिंग वर्ड लिखा करेंगे। उसी के पोलन ग्रेन ने उसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, क्या कहेंगे बच्चों? सेल्फिंग, जिसको हम इनब्रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। एनिमल्स में सेल्फिंग वर्ड यूज नहीं करते, एनिमल में इसी चीज को क्या कह दिया जाता है? इनब्रीडिंग। अब बताओ, यहां जीनोटाइप टीटी है, तो इस प्लांट में हर जगह जीनोटाइप वही रहेगा। तो टीटी का टीटी से क्रॉस होना, सेम जीनोटाइप का क्रॉस होना, वो एक तरह का सेल्फिंग होता है। अरे जीनोटाइप तो वही है, प्लांट वही है, तो सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस होना, ये सेल्फिंग कहलाता है। अब बच्चों हुआ क्या, यहां का पोलन ग्रेन उड़ा, और सपोज करो ये इसके ओव्यूल को फर्टिलाइज कर रहा है। यहां से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, यहां जाके बैठा, और अब ये यहां पे ऐसे फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो बताओ, प्लांट अलग अलग हो गए, और डिफरेंट प्लांट में इस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ, जानते हो आप, क्रॉस पोलिनेशन होता है।
तो ध्यान रखो, यहां जीनोटाइप अब वेरी कर गए, तो डिफरेंट जीनोटाइप में क्रॉस होना क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है और सेम में क्रॉस होना सेल्फिंग कहलाता है। मैंने लिखा टी स्मॉल टी का टी स्मॉल टी से क्रॉस हुआ, टी स्मॉल टी का टी स्मॉल टी से क्रॉस हुआ, सेल्फिंग कहोगे या क्रॉस कहोगे? सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस हो रहा है तो आप सिंपली कह सकते हो कि एक तरह की सेल्फिंग है। लेकिन यहां तो ले लिया टी और इधर हो गया स्मॉल टी, अलग अलग के बीच में क्रॉस हो रहा तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। तो जेनेटिक्स में ये टर्म भी बहुत यूज की जाती है। जैसे हम कहते हैं सेल्फिंग, मतलब सेम जीनोटाइप के बीच में आप क्रॉस करा देंगे। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात अब यहां से हम निकालते हैं और वो हम लेते हैं हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर, इसी को ही एक नाम और दिया जाता है हेटेरोसिस। हाइब्रिड विगर इसी का है दूसरा नाम, हेटेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। हाइब्रिड विगर होता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटे, अच्छे से याद रखिएगा। सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड या सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब जो बच्चे हैं अपने पेरेंट से सुपीरियर है, बच्चे पेरेंट से अच्छे, सिंपल सी लैंग्वेज, बच्चे पेरेंट से अच्छे, उसी को कहा जाता है हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। अच्छा, ये हाइब्रिड विगर होती है ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। पेरेंट पेरेंट, दो अलग अलग पेरेंट हैं। अच्छा, इन प्लांट में इनका जीनोटाइप ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। इनका जीनोटाइप स्मॉल है, कैपिटल बी। क्लियर? अब ध्यान से सुना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसमें डोमिनेंट ट्रेट आपसे पूछूं, क्या पूछने जा रहा हूं? डोमिनेंट ट्रेट बताओ कितने हैं? डोमिनेंट अलील नहीं पूछ रहा हूं, डोमिनेंट ट्रेट। इस कैपिटल ए और इस कैपिटल ए से ट्रेट तो एक ही बनेगा बच्चों। अरे जैसे टी है और टी है, बनेगा तो टॉल ही, तो ट्रेट तो एक ही बनेगा ना बेटे, टॉल ही बनेगा। मतलब टी है तो यहां बनेगा तो ये टॉल ही, और टॉल बना मतलब ट्रेट तो एक ही आया। तो इन दोनों से ट्रेट एक आएगा। ये ट्रेट हो गया डोमिनेंट, लेकिन यहां पर अगर निकाला जाए तो ये तो हो गया रिसेसिव, इसको काउंट नहीं करना है। डोमिनेंट ट्रेट काउंट करेंगे तो यहां पर केवल एक बनेगा। अरे इसका डोमिनेंट ट्रेट, इससे तो रिसेसिव आ जाएगा। तो बताओ इस पेरेंट पर कितने ट्रेट डोमिनेंट है? इस पेरेंट के पास डोमिनेंट ट्रेट कितने हैं? एक। इसमें चेक करें, ये वाला कौन सा है? बोलो बच्चों। हाँ, ये वाला कौन सा है? रिसेसिव डोमिनेंट, स्मॉल है, रिसेसिव। ये वाला कैपिटल लिखा है मतलब डोमिनेंट। तो बताओ डोमिनेंट ट्रेट यहां पर भी ये एक ही है, इसको काउंट नहीं करेंगे, एक को ही काउंट करेंगे। अब इन दोनों का यहां पे क्रॉस कराते हैं। जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, इधर से क्रॉस कराएंगे, क्रॉस करके अगली जनरेशन में क्या बनेगा सब मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी बस इतना ध्यान दो, इधर से तो आ जाएगा कैपिटल ए, इधर से आ जाएगा स्मॉल ए, मतलब इधर से कैपिटल ए, इधर से स्मॉल ए, इधर से स्मॉल बी, इधर से कैपिटल बी आ गया। ये बच्चों अगली जनरेशन तैयार हुई। ये पेरेंट से ये अगली जनरेशन, मतलब इनके ऑफस्प्रिंग है। अब यहां पर अगर मैं डोमिनेंट ट्रेट आपसे पूछूं, बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए से बनेगा तो डोमिनेंट ही। अरे डोमिनेंट ही बनेगा। अरे टी से टोल बनता है, टी स्मॉल टी से भी तो टोल ही बनता है, तो बनेगा तो डोमिनेंट ही। अच्छा, ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये बोलो डोमिनेंट ट्रेट है, तो एक डोमिनेंट ये हुआ, एक डोमिनेंट ये हुआ, मतलब टोटल डोमिनेंट ट्रेट दो हो गए। हमने क्या सीखा? ध्यान दो, पेरेंट के पास डोमिनेंट ट्रेट एक था, इसके पास भी एक था, एक ही था, लेकिन इस बच्चे के पास दो डोमिनेंट आ गए। मतलब ये बच्चा इन पेरेंट्स के कंपैरिजन में सुपीरियर है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट ज्यादा अच्छे है। तो बच्चे पेरेंट से अच्छे, तो बच्चों का पेरेंट से अच्छा होना, इसी को हाइब्रिड विगर कहा जाता है। मतलब ये जो बच्चा, इसको नाम दे दिया जाएगा हाइब्रिड विगर। बच्चों का पेरेंट से सुपीरियर होना, इसी को हम हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कहते हैं। और ये सब किसकी वजह से होता है? हेट्रोजाइगोसिटी। आप देख भी रहे हैं यहां पर ये हेट्रोजाइगस है, अरे ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से ही ये सुपीरियरिटी आ जाती है। तो पेरेंट्स के कंपैरिजन में बच्चे अगर सुपीरियर बन जाए तो उसे हम हाइब्रिड विगर नाम देते हैं। ये टर्म याद रहेगी, इसको फटाफट आप नोट भी कर लीजिएगा कि हाइब्रिड विगर क्या होता है, और ऐसे समझो आप डायग्राम बना के तो अच्छा क्लियर होगा। क्रॉस कैसे करते हैं आगे आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। एक वर्ड इससे मिलता जुलता, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि जो हाइब्रिड विगर बना है, कई बार ये हाइब्रिड विगर लॉस हो जाता है। इनब्रीडिंग कराने पर हाइब्रिड विगर का लॉस हो जाना, इसी को ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। मतलब लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर ड्यू टू इनब्रीडिंग और सेल्फ पॉलिनेशन, वही सेल्फिंग, इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाइब्रिड विगर का लॉस हो जाना, इसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों इसको ऐसे समझिएगा, ये एक हाइब्रिड विगर था,
ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी, यहां पर यह हाइब्रिड विगर था ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी। इसमें डोमिनेंट ट्रेट बताओ बच्चों, एक ये वाला है एक ये वाला है, कितने हो गए 2। इसमें डोमिनेंट ट्रेट 2, एक ये वाला है एक ये वाला है। अरे ये डोमिनेंट दोनों डोमिनेंट 2, इधर भी 2, मतलब ये अच्छे थे। अभी हमने निकाला था बच्चे पेरेंट्स अच्छे थे, ये हाइब्रिड विगर था। अब इन हाइब्रिड विगर जो थे उनके बीच में मान लीजिए क्रॉस किया जाए, इधर का जीनोटाइप इधर का जीनोटाइप अलग या सेम, बोलो बच्चों, दोनों तरफ जीनोटाइप कैसा है सेम, और सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करना यही तो इनब्रीडिंग कहलाता है। हाँ, प्लांट में इसी को हम सेल्फिंग नाम दे देते हैं। तो ये सेल्फ पोलिनेशन किया गया, इनब्रीडिंग की गई। अब बच्चों जब इनका क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस करने के बाद चांस ये होता है कि ऐसा हो सकता है कि यहां से स्मॉल ए, यहां से स्मॉल ए, यहां से स्मॉल बी, यहां से स्मॉल बी आ सकता है। अरे इधर से स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी आ सकता है। और अगर यहां आया तो ये ट्रेड बताओ, डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, मतलब यहां तो डोमिनेंट आया ही नहीं, मतलब डोमिनेंट ट्रेट यहां अगर निकाले जाए तो 0। अब बताओ पेरेंट्स पे कितने 2 और बच्चों में तो 0 हो गए। तो इनब्रीडिंग कराते ही ये डोमिनेंट ट्रेट लॉस हो गए, खत्म हो गए। तो इनब्रीडिंग कराने पर डोमिनेंट ट्रेट का लॉस हो जाना, डिप्रेस हो जाना, इसी को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग कराई, कैरेक्टर लॉस हो गए, खत्म हो गए, तो इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। बात समझ में? तो कई बार ये इनब्रीडिंग से नुकसान होता है कि डिप्रेशन आ जाता है। अच्छा, यहां पेरेंट्स अच्छे लेकिन यहां बच्चे बेकार हो गए, तो पेरेंट डिप्रेशन में आ गया कि ये क्या हो गया, तो यहां पे डिप्रेशन आ गया, तो इसलिए इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम दे दिया गया। लेकिन ये एक चांस है, ये एक चांस होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे इनब्रीडिंग कराने पे हमेशा डिप्रेशन आएगा। अगर बच्चों इन दोनों का क्रॉस किया जाए, ये एक तरह का डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। इनका जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस करने के बाद आगे हम पढ़ेंगे इस तरह से 16 का एक चेकर बोर्ड बनता है। इनके क्रॉस से 16 बनते हैं, और इन 16 में यहां पे बच्चों केवल ये अकेला, ये एक जो होगा स्मॉल बी आएगा, ये यहां पे आके एक बनेगा, और ये बना है 1, कितने में से 16 में से, ये पूरा 16 में से एक बना है, और ये बना है, यहीं पे डिप्रेशन है। अच्छा, यहां पर ऐसा भी तो हो सकता था, इधर से कैपिटल ए, इधर से कैपिटल ए, इधर से कैपिटल बी, इधर से कैपिटल बी। अब बताओ डोमिनेंट ट्रेट 2, एक ये 2 हो गए, तो लॉस कहां हुआ? मतलब जरूरी नहीं कि हर इनब्रीडिंग से लॉस हो गई होगा, ये एक चांस है, ये एक चांस है। इनब्रीडिंग कराने पर अगर डोमिनेंट ट्रेट इस तरह से खत्म हो जाए, पेरेंट्स के कंपैरिजन में कम हो जाए, कम भी हो जाए, तो उसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कह देते हैं। अरे बात समझिए। अच्छा, यहां 2 है, इस कंडीशन में भी तो यहां 2 आए, कहां लॉस हुआ? तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इनब्रीडिंग कराने पे डिप्रेशन आ ही गया आएगा, ये एक चांस है। अगर ऐसी कंडीशन आती है, ऐसे कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं, तभी इनब्रीडिंग डिप्रेशन माना जाता है। तो 2 टर्म मैंने आपको समझाई जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबको आंसर आना चाहिए। बताइए, पेरेंट्स के कंपैरिजन में बच्चे सुपीरियर आ गए, बताओ टर्म का नाम, बच्चे सुपीरियर है। हाँ, हाइब्रिड विगर, जिसका दूसरा नाम हेटेरोसिस। अब जो हाइब्रिड विगर था, इनमें इनब्रीडिंग करा दे, मतलब सेल्फिंग करा दे, कैरेक्टर अगर लॉस हो जाए तो यस, उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। और ये एक चांस होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हो गई होगा। अगर हाँ ऐसी कंडीशन आ रही है तो हम कह देंगे कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिला है। क्लियर? तो ये टर्म भी आप ध्यान रखें कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? क्लियर। यहां पे बच्चों एक वर्ड और आता है जीनोम करके। जीनोम का मतलब क्या होता है? टोटल जेनेटिक मटेरियल, टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड सेल या मोनोप्लॉइड सेल में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी को हम कहते हैं जीनोम। अच्छा, मोनोप्लॉइड याद है कुछ? जब हम म्यूटेशन पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था मोनोप्लॉइड वो सिंगल सेट। अच्छा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में तो मोनोप्लॉइड कहो या हैप्लॉइड कहो, बात एक ही चलती है। ये बच्चों यहां पर सेल है ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, और ह्यूमन के रिस्पेक्ट में 1 से लेकर 23 तक, ये जो 1 से 23 आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 1 से लेकर 23 क्रोमोसोम को मिला के, ये जो पूरा मिला के बना है, ये पूरा मिला के ही हमारा बनता है जीनोम। मतलब इस हैप्लॉइड सेल में, ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉइड में 46 है, हैप्लॉइड में 23 आ जाएंगे। तो ये जो 23 क्रोमोसोम है, इन्हीं 23 को मिला के जीनोम कहा जाता है। दिस 23 क्रोमोसोम कलेक्टिवली कॉल्ड एज जीनोम। अच्छा, इन सबको तो हमने जीनोम कहा,
बट ये जो सिंगल पार्ट है, इस सिंगल पार्ट को क्या कहोगे? क्रोमोसोम। ये पूरा जीनोम है और ये इतना सा क्रोमोसोम है। तो बताओ, जीनोम बड़ा टर्म होता है या क्रोमोसोम? कौन बड़ा होगा? ये क्रोमोसोम, जीनोम, दोनों में से कौन बड़ा है? यस, जीनोम, क्योंकि इस जीनोम में तो कई क्रोमोसोम आ गए। अरे एक जीनोम में तो कई क्रोमोसोम आ जाते हैं, अपने अंदर 23 क्रोमोसोम आ रहे, तो जीनोम बड़ा होता है, क्रोमोसोम तो उसका एक पार्ट है। अब बच्चों मुझे देखना है कि ये क्रोमोसोम और जीन में से कौन बड़ा होगा। अच्छा, इस क्रोमोसोम को मैंने यहां पर बाहर बनाया, ये क्रोमोसोम है, इसको यहां बना दिया। ये पूरा क्या है? यहां से लेके यहां तक, बोलो बच्चों, क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम का ये छोटा सा पार्ट, ये क्या कहलाता है? जीन। ये जीन कहलाता है। तो बताओ, क्रोमोसोम बड़ा है या जीन है? यस, क्रोमोसोम तो इतना बड़ा है, उसका छोटा पार्ट होता है जीन, तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम बड़ा होता है, जीन तो एक छोटा पार्ट है। क्लियर? अब बच्चों मान लीजिए ये जो जीन है, ये जीन है, इस जीन के अंदर आप लोगों को एक तरह से ये डीएनए दिख रहा होगा। ये डीएनए तो जा रहा है यहाँ, ये से डीएनए, और डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो यहां एक न्यूक्लियोटाइड होगा, यहां अगर हम निकाले तो यहां बच्चों जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो यहां न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो ये छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम जीन और न्यूक्लियोटाइड में कंपेयर करें तो जीन तो इतनी बड़ी है और न्यूक्लियोटाइड तो छोटा है। तो जीन बड़ी होती है, न्यूक्लियोटाइड छोटा होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन बेस, कुछ याद है सा, प्लस शुगर, प्लस फॉस्फेट, और इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता था? न्यूक्लियोटाइड। पढ़ा है हमने ऐसा। ये तीनों मिला के न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन इनमें से इस अकेले की बात करूं, इस अकेले की बात करें तो ये अकेला कहलाता है नाइट्रोजन बेस। तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड बड़ा है, नाइट्रोजन बेस छोटा है, तो दोनों में से हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखिए। इस ऑर्डर पर नीट में क्वेश्चन आ चुका है बेटे। ये जो टर्म समझा रहा हूं ना, हाइब्रिड विगर, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये भी एक ऑर्डर पूछा गया था। या इसका जो क्वेश्चन है आपको मोलिकुलर वाले चैप्टर मिलेगा, स्पेशली एक्सरसाइज 2 में एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड बना रखा है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी सोल्व करिएगा। जीनोम बड़ा होता है, उसका छोटा पार्ट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से छोटा जीन, जीन का पार्ट न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है नाइट्रोजन बेस। तो ये जो ऑर्डर है ध्यान रखिएगा। और जीनोम किसको कहा? हैप्लॉइड सेल में जितने भी क्रोमोसोम है सबको मिला के टोटल नाम क्या दे दिया जाता है? जीनोम नाम दे दिया जाता है। बात समझ में? तो ये टर्म आप लोग ध्यान रखें। तो जेनेटिक्स में ये टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फिनोकॉपी क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, हाइब्रिड विगर क्या होता है। क्लियर? तो ये टर्म आप ध्यान रखो बेटे। तो अभी तक तो हमने सारी टर्मिनोलॉजी सीखी है, आगे अब हम और डिटेल में इसको चलेंगे। गैमेट फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कुछ स्पेशल टर्म भी होती हैं, वो भी आगे हम लेंगे। हम बच्चों जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ रहे थे। इन्हीं टर्मिनोलॉजी में एक टर्म और हम यहाँ पे लेते हैं कि सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज क्या होता है। जेनेटिक्स इन 3 टर्म पे ही चलती है, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज। पहले बच्चों इनके वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि आगे ये बातें हम बोले कि यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो आपको समझना आसान हो जाए। आपको समझाने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे बच्चों हम एक सेल को ड्रॉ करते हैं। इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम जो ड्रॉ किए हैं ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों कौन से क्रोमोसोम है? होमोलोगस। होमोलोगस आप जानते हैं कि अगर मैं इस क्रोमोसोम को यहाँ पर समझाने के लिए देता हूँ कि ये नंबर 1 है, तो ये क्रोमोसोम भी 1 ही होगा। ये क्रोमोसोम 1 1 होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। और ये बच्चों हम तब समझ रहे हैं जब मियोसिस की प्रोसेस होती है। आप जानते हैं जब भी कोई सेल साइकिल चलती है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, सबके अंदर सेल साइकिल की शुरुआत हमेशा G1 से होती है। G1 के बाद अगली स्टेज बोलो बच्चों S, उसके बाद G2, उसके बाद मियोसिस है तो उसमें हम प्रोफेस फर्स्ट लिख देते हैं। मियोसिस है तो उसकी प्रोफेस को क्या कह देंगे? प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट के बाद यहाँ पे अगली स्टेप चलती है जिसको हम कहते हैं मेटाफेस फर्स्ट। और ये वही मेटाफेस फर्स्ट में आपको समझा रहा हूँ, मतलब मैं मियोसिस की मेटाफेस फर्स्ट में आपको यहाँ समझा रहा हूँ। मेटा का मतलब होता है मिडिल, मिडिल का मतलब यहाँ क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल बीच में आके अरेंज हो जाते हैं, और बीच में भी ऐसे अरेंज होते हैं कि होमोलोगस आमने सामने होना चाहिए। जैसे ये 1 है तो उसके सामने वाला भी 1 ही होगा। होमोलोगस यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होते हैं। ये कब हो रहा है? मियोसिस की मेटाफेस फर्स्ट में, और बिल्कुल आमने सामने अरेंज होंगे। जैसे समझाने के लिए यहां ये क्रोमोसोम सिखाने के लिए मैंने 2 बनाया, तो सामने वाला बच्चों ये भी 2 ही होगा, मतलब 2 के सामने वाला 2 होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। और हम जानते हैं अपनी सेल में एक जैसे 2 क्रोमोसोम होते हैं,
जैसे ये क्रोमोसोम है, सेम वही क्रोमोसोम होता है। तो ये एक जैसे यहाँ पर 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो 1 के सामने 1 अरेंज होगा, 2 के सामने 2 अरेंज होता है। क्लियर? तो ये यहाँ अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर ये एक छोटा सा पार्ट लगा होता है जिसको हम कहते हैं जीन, और जीन के अलग अलग फॉर्म को अलील। समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कैपिटल ए अलील लिखा। अब आप मुझे बताओ स्मॉल ए कहाँ होना चाहिए? यहाँ कैपिटल ए है तो स्मॉल ए कहाँ होना चाहिए बताइए? हाँ, स्मॉल ए यहाँ बना दे, इस जगह पे नहीं, यहां नहीं। हमने क्या सीखा था? अलील होमोलोगस क्रोमोसोम के, वेरी गुड, सेम लोकस पे होना चाहिए। मतलब यहां कैपिटल ए है तो उसके सामने ही स्मॉल ए होना चाहिए, बिल्कुल सेम लोकस पे होना चाहिए। ये कैपिटल है तो स्मॉल ए उसके सामने। सिमिलरली यहां कैपिटल बी लिखा तो स्मॉल बी ठीक इसके सामने यहां होना चाहिए। मतलब यहीं पर आप देखोगे तो ये बच्चों यहां पर ये स्मॉल बी होगा, तो कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी हो जाएगा। तो यहां हमने क्या सीखा? ये ए है तो सामने वाला स्मॉल है, ये बी है तो सामने वाला स्मॉल बी। एक बात आप ध्यान से देखो, ए वाला जो अलील है क्रोमोसोम 1 पे है, दिख रहा है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, और बी वाला अलील क्रोमोसोम 2 पे है, अलग अलग क्रोमोसोम पे। ए अलग क्रोमोसोम पे है, बी अलग क्रोमोसोम पे। अब बच्चों जब ये यहां पर मेटाफेज में बीच में अरेंज होते हैं, मेटाफेज फर्स्ट में जब ये बीच में अरेंज होते हैं, तो यहां पर ऐसा भी तो हो सकता था कि इनका अरेंजमेंट उल्टा हो जाता। मतलब ये वाला 2 ऊपर हो जाता, ये वाला 2 नीचे हो सकता था, या ये 1 1 उल्टे हो जाते। तो ऐसा हो तो सकता है चांस से। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि यहां पर मान लीजिए सिखाने के लिए ये 1 1 तो सेम रखा, मतलब ये 1 तो सेम रखा, लेकिन इन दोनों को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब स्मॉल बी को कर दिया ऊपर और कैपिटल बी को नीचे। मतलब स्मॉल बी को, ये स्मॉल बी नीचे, इसको ऊपर कर दिया, और कैपिटल बी को नीचे कर दिया। हाँ, होगा तो ये भी 2 तो ये भी 2, मतलब होमोलोगस आमने सामने होंगे। होमोलोगस आमने सामने होंगे, लेकिन ये आपस में तो कुछ भी अरेंज हो सकते हैं। अरे बात समझ में? अब यहां पर क्या होता है, जब ये डिवीजन चल रहा होता है तो इनके साथ ऐसे फाइबर वगैरह लग जाते हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा। क्या फाइबर? यस, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर यहां पर ऐसे इनके साथ अरेंज हो जाते हैं, ऐसे इनके साथ ये प्रॉपर स्पिंडल फाइबर वगैरह यहां पर ये जुड़े होते हैं। ये मेटाफेज फर्स्ट में होता है। कौन सी फेज? मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज के बाद अब यहां पर अगली स्टेप चलेगी, मेटाफेज के बाद एनाफेज फर्स्ट। जानते हो आप, एनाफेज चलेगी। एनाफेज के अंदर ये क्रोमोसोम ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग अलग होते हैं। मेटाफेज के बाद फिर एनाफेज आएगी, फिर लास्ट में जाके साइटोकाइनेसिस होगा, लास्ट में जाके सेल बनी। यहां पर इसमें जब पूरा मियोसिस खत्म हो गया तो लास्ट में जाके गैमिड बनते। मियोसिस खत्म होने के बाद अल्टीमेटली गैमिड बने, और जब यहां गैमिड बने, अब बताना ये वाला कैपिटल ए ऊपर जाएगा तो स्मॉल ए नीचे आएगा। ध्यान से देखना सभी, कैपिटल ए ऊपर गया तो स्मॉल ए नीचे गया, मतलब ये दोनों अलग होंगे। इसी तरह से ये दोनों अलग होंगे, तो ये वाला जाएगा ऊपर, कैपिटल ए कहां जा रहा है? ऊपर, तो कैपिटल बी ऊपर गया तो ये ए बी यहां आ जाएंगे, और ये दोनों नीचे गए तो इस वाले गैमिड के अंदर स्मॉल भी आ जाएंगे। मतलब ये वाले ऊपर जाएंगे, ये वाले नीचे आ जाएंगे। सिमिलरली यहां जब गैमिड बनाते, अब बताना ये गए ऊपर तो यहां कैपिटल ए के साथ स्मॉल भी आ जाएगा, और इधर स्मॉल ए के साथ कैपिटल भी आ जाएगा। अब यहां ध्यान से देखो, ये 1 1 था, इस 1 1 में से ये वाला 1 एक तो यहां पहुंच गया, और ये वाला 1 यहां पहुंच गया। ये 1 1 कौन से क्रोमोसोम है? जरा अच्छे से बताना, 1 1 कौन से क्रोमोसोम है? होमोलोगस। अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम ने यहां पर सेपरेशन किया, अलग अलग हुए, और ऐसे अलग हुए कि ये वाला 1 इसके अंदर पहुंचा, ये वाला 1 इसके अंदर पहुंचा, मतलब ये प्रॉपर तरीके से अलग हो गए। तो होमोलोगस का, इन होमोलोगस क्रोमोसोम का ऐसे अलग होना, सेपरेट होना, इसी को नाम दिया जाता है सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन। सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन किसको कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट होना। जैसे इस वाले 1 का ऊपर जाना और इस वाले 1 का नीचे आना, इन दोनों का ऐसे अलग होना, यही सेग्रीगेशन है। और सोचो, जब ये क्रोमोसोम अलग होंगे तो इस पर जो अलील बैठे हैं वो भी अलग हो जाएंगे। तो इधर कैपिटल एलील चला गया, इधर स्मॉल है, तो क्रोमोसोम अलग होते हैं, इस वजह से एलील भी सेपरेट हो जाते हैं। सिमिलरली बताओ, ये 2 कहां जाएगा? ऊपर, तो ये 2 नीचे, तो क्या ये होमोलोगस भी तो अलग होंगे? और होमोलोगस का अलग होना, इसी को हम सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन के नाम से जानते हैं। तो सेग्रीगेशन डिसजंक्शन क्या होता है? क्लियर हुआ सबको? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट होना। अब एक बात मुझे बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए तो हमने सेग्रीगेशन कह दिया, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान से देखो, जब ये क्रोमोसोम ऊपर गए तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी गया, मतलब ये दोनों ऊपर गए तो यहां गैमिट में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आया। दिख रहा है सबको? कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आया। अब यहां देखो, अगर इनका अरेंजमेंट उल्टा हो जाए
तो जब ये ऊपर जाएंगे तो कैपिटल ए के साथ तो स्मॉल बी आ रहा है, यानी कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है। तो बताओ ये ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड है या इंडिपेंड है? अच्छे से आंसर देना। एक दूसरे से इंडिपेंड है क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे। तो ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये एक दूसरे से इंडिपेंड है और इंडिपेंड इसलिए है क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे। ये क्रोमोसोम 1 पे बैठा है, ये क्रोमोसोम 2 पे बैठा है, अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे। और जब अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठेंगे तो ये एक दूसरे से इंडिपेंड जाएंगे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, मतलब ये अपने अपने रास्ते जाएंगे। ये वाला अलग प्लेन में है, ऐसे समझो, ये वाला अलग एरोप्लेन में बैठा है, ये वाला अलग अलग एरोप्लेन में बैठा है। जब दोनों अलग अलग एरोप्लेन में बैठे हैं तो अलग अलग ही तो उड़ेंगे, मतलब एक दूसरे से कोई डिपेंडेंसी नहीं रखते, यानी ये शो करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी या स्मॉल ए स्मॉल बी, ये शो करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है इनहेरिटेंस। तो बताओ इस स्मॉल ए की इनहेरिटेंस कैपिटल बी स्मॉल बी पे डिपेंड नहीं है क्योंकि ये अलग क्रोमोसोम पे, ये अपने रास्ते जाएंगे, ये अपने रास्ते जाएंगे। तो इसे अलग अलग जाना, इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ढंग से बताना कब होता है? यस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब होता है जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे है। जैसे ये ए और बी, यहां पे देखो ये ए और ये बी, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रही है। बात समझ में? एक बार फिर सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। होमोलोगस का अलग होना, होमोलोगस का अलग होना, यस, सेग्रीगेशन या डिजंक्शन। लेकिन इन नॉन होमोलोगस पे जो जीन्स बैठी है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन्स बैठी है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करती है। ये चीज अच्छे से क्लियर रखना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? जब जीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे होती है। इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा मैं आपको, अभी समझो। नेक्स्ट नंबर पे आता है एक बात और, इस क्रोमोसोम पर और जीन भी हो सकती है। अरे एक क्रोमोसोम पे तो कई जीन होती है, याद करो। छुटके से वाई क्रोमोसोम पर 231 जीन होती है, पढ़ा हमने। वाई क्रोमोसोम पे 231 है तो यहां पर भी कई जीन हो सकती है। अरे इस क्रोमोसोम पे कई जीन होती है। अब बताओ, यहां ए थी, दूसरी जीन समझाने के लिए मैंने कैपिटल डी ले लिया। क्या लिया? कैपिटल डी। यहां समझाने के लिए लिया स्मॉल डी। सिमिलरली यहां ले लिया कैपिटल डी, यहां ले लिया स्मॉल डी। अब बताओ, कैपिटल ए और कैपिटल डी अलग क्रोमोसोम पे है या सेम? बहुत ध्यान से सुना, अलग पे है या सेम पे? हाँ, ये एक ही क्रोमोसोम पे तो बैठे हैं। अरे ए और डी इसी रेड वाले क्रोमोसोम पे बैठे, एक ही क्रोमोसोम पे बैठे, तो जब ये क्रोमोसोम ऊपर जाएगा तो ये तो साथ जाएंगे, क्योंकि एक साथ बैठे तो साथ जाएंगे। यहां भी देखो, ऊपर जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। और जब ये साथ जाएंगे तो गैमिट में भी आप देखो ए और यहां पर ये डी साथ रहेगा, ए और डी यहां साथ रहेगा। सिमिलरली इधर जाएंगे तो स्मॉल ए के साथ कौन जाएगा? स्मॉल डी साथ जाएगा। सिमिलरली ये ऊपर जाएगा तो ए के साथ डी जाएगा, इधर स्मॉल डी जाएगा। तो बताओ, यहां एडी साथ है, यहां पर भी एडी साथ है, क्यों? क्योंकि सेम क्रोमोसोम पे। तो बताइए, क्या ए और डी गैमिट में साथ साथ जा रहे हैं? या साथ साथ जा रहे हैं क्योंकि सेम प्लेन में, सेम एरोप्लेन में बैठे हैं। और जब सेम प्लेन में बैठे हैं तो साथ साथ ही तो उड़ेंगे। अरे जब एक ही प्लेन में ए भी बैठा है, डी भी बैठा है, जब ये प्लेन उड़ेगा तो साथ साथ उड़ेंगे। तो ये साथ साथ बैठे हैं तो साथ साथ जाएंगे। और ऐसे साथ साथ जाने की इस प्रोसेस को कहा जाता है, साथ साथ जाने की इस प्रोसेस को कहा जाएगा यहां पर लिंकेज। साथ साथ जाने की प्रोसेस का नाम लिंकेज। लिंकेज कब होती है? जब साथ साथ जाए। जैसे स्मॉल ए स्मॉल डी साथ साथ जा रहे हैं, लिंकेज शो करेंगे। तो मुझे बताओ, लिंकेज कब होती है? यस, लिंकेज तब होती है जब जीन सेम क्रोमोसोम पर बैठी है। अच्छा, इस क्रोमोसोम पर सिखाने के लिए मैंने यहां पर और जीन्स बना ली, ऐसे यहां और भी जीन्स बना ली। तो जितनी भी जीन्स जाएगी ना, सब साथ साथ जाएगी। तो एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन्स होती है, साथ साथ जाना, गैमिट्स में साथ साथ जाना, अगली जनरेशन में साथ जाना, उसी को लिंकेज कहा जाता है। ये जो तीन टर्म हैं बच्चों को बहुत परेशान करती है और हमें ये तीन टर्म बहुत अच्छे से क्लियर करना है। एक बार फिर सुनो, सेग्रीगेशन कब होता है? सेग्रीगेशन कब कहेंगे ढंग से बताना। होमोलोगस का अलग होना, इन दोनों क्रोमोसोम का अलग होना, बताओ क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है। और जब जीन सेम क्रोमोसोम पे बैठी है तो वो लिंकेज शो कर देगी। क्लियर? इनकी डेफिनेशन लिखवाते हैं। सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन की बात करें, सेग्रीगेशन बताइए क्या कहें, कब कहेंगे? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ये दोनों का ऐसे अलग होना, इसका यहां से ऐसे अलग होना, ये ऐसे अलग होना, इन्हीं को कहा जाता है सेग्रीगेशन।
और सेग्रीगेशन का है दूसरा नाम बताओ बच्चों क्या कहेंगे, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब प्रॉपर अलग होना। लेकिन मान लीजिए यहां कुछ गलती हो जाती। गलती क्या कि ये वन और ये वन में से ये वन भी बाय मिस्टेक, मान लो ये वन भी बाय मिस्टेक यहीं पे लग जाता, स्मॉल ए वाला वन भी बाय मिस्टेक यहीं लग जाता, तो ये दोनों वन एक साथ चले जाते। तो यहां कुछ गलती हो जाती तो ऐसी गलती को नाम दिया जाता है, यहां ऐसी गलती को नाम दिया जाता है नॉन डिसजंक्शन। मतलब ये वाला वन गलती से यहां लग जाता, होना नहीं चाहिए, ऐसी गलती होना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से यहां लग जाता तो ये भी ऊपर जाता, तो इसी को कहा जाता है नॉन डिसजंक्शन। मतलब एनी मिस्टेक ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन के टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसी मिस्टेक को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। बात समझ में? एक बार फिर सुनना, प्रॉपर तरीके से अलग होना, नाम बोलो, प्रॉपर अलग हो रहे, वेरी गुड, डिसजंक्शन। गलती हो जाए तो नॉन डिसजंक्शन। और इसी नॉन डिसजंक्शन की वजह से सिंड्रोम होते हैं, जैसे वो डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं, हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जितने भी आप ये टर्नर सिंड्रोम वगैरह पढ़ते हैं, ये सब नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है, गलती की वजह से होता है। बात समझ में? तो एक बार फिर सुनना, ये आगे काम में ली जाएगी टर्म, प्रॉपर अलग हो सेग्रीगेशन, गलती हो जाए नॉन डिसजंक्शन। अगली टर्म थी हमने सीखी थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब होगा जब जीन्स, हाँ, अलग अलग क्रोमोसोम पे, जैसे ये ए और ये बी, ये ए और बी अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है, तो ये यहां शो करेगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर व्हेन जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नॉन होमोलोगस पे बैठी है तब भी यहां पर होगा, जैसे ए और बी जीन्स शो कर रही है, ए और बी जीन्स को आप देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रही है। सिमिलरली लिंकेज, लिंकेज कब शो होती है? जब जीन, हाँ, सेम क्रोमोसोम पे हो, जैसे ये ए और डी सेम क्रोमोसोम पे है और एक ही क्रोमोसोम पे है, अकर व्हेन जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पर है तो उसको लिंकेज कहेंगे। जैसे ए और डी सेम क्रोमोसोम पे, तो ये लिंकेज शो कर रही है। तो क्या ये टर्म आपको क्लियर हुई? एक बार फिर पूछता हूं, होमोलोगस का अलग होना, वेरी गुड, सेग्रीगेशन। जीन नॉन होमोलोगस पे बैठी है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और सेम ही क्रोमोसोम पे बैठी है तो उसको नाम दे देंगे लिंकेज। तो ये टर्मिनोलॉजी आप लिख के रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इवन डिटेल में हम इन सब के बारे में और अच्छे से आगे समझेंगे। ये जो लिंकेज है इसके बारे में मॉर्गन साइंटिस्ट ने समझाया था, याद है ना, टीएच मॉर्गन। मॉर्गन साहब ने लिंकेज को डिटेल में पढ़ाया था। तो जब हम मॉर्गन की जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको लिंकेज के बारे में बहुत सारी बातें वहां सिखाएंगे। क्लियर? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन ये मेंडल ने समझाया था, और मेंडल ने इस बेसिस पर कुछ लॉ भी हम बनाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम मेंडल की जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल की जेनेटिक्स में आएगा और लिंकेज मॉर्गन की जेनेटिक्स में आता है। बात समझ में? ये जो यहां पे लिखा है ये सब आप नोट करिएगा, ये डायग्राम भी आप सब बना के रखिएगा। अब मैं समझाने के लिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं। इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइएगा कहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, कहां लिंकेज है और कहां सेग्रीगेशन है, बता दोगे? सिखाने के लिए बच्चों मैंने यहां पर क्या किया, ये एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ये क्रोमोसोम नंबर सिखाने के लिए लिया 5 है, और ये भी क्रोमोसोम नंबर सिखाने के लिए लिया 5 है। क्लियर? यहां पर इसके ऊपर एक अलील यहां ले लिया कैपिटल टी, और यहां ले लिया स्मॉल टी, यहां ले लिया आर, और यहां ले लिया स्मॉल आर। अगला क्रोमोसोम यहां बना देते हैं, ये क्रोमोसोम यहां पर बना दिया, ये क्रोमोसोम मान लीजिए 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, और यहां पर अलील सिखाने के लिए ले लेते हैं कैपिटल ई, और यहां पर जो अलील लिया गया, यहां सिखाने के लिए अलील ले लिया कैपिटल ई, और यहां ले लिया स्मॉल ई। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा क्या शो कर रहा है, ढंग से आंसर देना सभी। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या शो कर रहे हैं, बताओ? टी और स्मॉल टी, हाँ, तो ये होमोलोगस अलग होंगे, हाँ, तो इनमें से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, लिंकेज या सेग्रीगेशन? बोलो बच्चों क्या शो करेंगे? वेरी गुड, ये क्या शो करने जा रहे हैं? सेग्रीगेशन, ये सेग्रीगेशन शो कर देंगे। क्लियर? बताओ कैपिटल ई और स्मॉल ई क्या शो करेंगे? कैपिटल ई स्मॉल ई, यस, ये भी सेग्रीगेशन ही शो करेंगे, ये भी सेग्रीगेशन ही शो करते हैं। क्लियर? मैंने अगला लिखा, यहां पर आपको समझाने के लिए लिया, बताओ कैपिटल टी और कैपिटल आर क्या शो कर रहे हैं? डायग्राम में देखो, टी और आर क्या सेम ही क्रोमोसोम पे बैठे, और सेम क्रोमोसोम पर बैठे हैं तो ये शो कर देंगे, वेरी गुड, लिंकेज। अब मैं यहां पूछूंगा कैपिटल टी कैपिटल ई क्या शो कर रहे हैं? कैपिटल टी कैपिटल ई, बताओ क्या शो कर रहे हैं?
यस, वेरी गुड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। शॉर्ट में मैंने आई लिख दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं। सिमिलरली बताइए स्मॉल टी स्मॉल ई क्या शो कर रहे हैं? डायग्राम में देखो, स्मॉल टी स्मॉल ई, हाँ ये भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी तरह से स्मॉल टी स्मॉल आर क्या शो कर रहे हैं? स्मॉल टी स्मॉल आर एक ही क्रोमोसोम पे बैठे हैं, बताओ बच्चों क्या शो कर रहे हैं? लिंकेज। तो इस तरह से मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कौन क्या शो करने वाला है। इतना ध्यान रखो, होमोलोगस अलग, सेग्रीगेशन, साथ साथ जा रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम पे बैठे, लिंकेज, अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्या ये टर्म समझ में आई? यस, अगर ये टर्म समझ गए तो जेनेटिक्स समझना तो बहुत आसान है। तो ये टर्म आप अच्छे से ध्यान रखें कि किस टर्म का यहां पर क्या मीनिंग था। क्लियर हुआ बच्चों?